नमस्ते। एआई की दुनिया में जहां अमेरिका और चीन जैसे देश खरबों रुपए लगा रहे हैं, वहां एक सवाल उठता है, क्या भारत जैसा देश भी अपनी कोई जगह बना सकता है? इसका जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल सवाल में छिपा है। क्या दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता दुनिया की सबसे नई क्रांति को लीड कर सकती है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और पता है, जब मैं ये कहती हूँ ना, तो लोग अक्सर मुस्कुराते हैं। हाँ रे, एआई, इंडिया में तो सब कुछ जुगाड़ से चलता है। और सच कहूँ ना, यही तो हमारा असली सुपर पावर है, जुगाड़। एक ऐसा शब्द जिसका कोई सीधा इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही नहीं, पर इसका मतलब है कम से कम चीज़ों में कुछ नया, कुछ कमाल का बना देना। और ये सोच अब पूरी दुनिया में पहचानी जा रही है। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया ने जुगाड़ से एक डिजिटल जगरनॉट बनने का रास्ता तय किया है। देखिए, हमारी सोच हमेशा से सिलिकॉन वैली से थोड़ी अलग रही है। जहां पश्चिम ने प्रॉफिट के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, वहीं इंडिया ने लोगों के लिए टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। आधार हो, यूपीआई हो या फिर कोविन, ये सब इसी सोच का नतीजा है। जब कोई फोन अपने चेहरे से अनलॉक करता है तो वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है। जब यूपीआई ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी एआई है। मतलब हम एआई तो इस्तेमाल कर रहे थे, बस हमें ये नहीं पता था कि अरे, इसी को एआई कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतने बड़े स्केल पर इतने सारे लोगों के लिए मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब इंडिया के डिजिटल फाउंडेशन में छिपा है। 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन ने एक तरह की साइलेंट क्रांति शुरू की और आज हमारे पास 850 मिलियन यानी 8.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और एआई का सबसे बड़ा ईंधन क्या होता है? डेटा। और हर एक इंटरनेट यूजर डेटा का एक सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डेटा के तेल के मालिक हैं। हम दुनिया के ओपेक ऑफ डेटा बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी चुनौती भी तो आती है। हमारे पास डेटा तो है, पर उसे प्रोसेस करने के लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अभी भी डेवलप हो रहा है। हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन फंडिंग और सही सुविधाओं की कमी की वजह से वो अक्सर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में काम करने विदेश चले जाते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हम कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर महंगा पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर इस ग्लोबल एआई के अखाड़े में इंडिया आज खड़ा कहाँ है? चलिए जरा दुनिया का एक चक्कर लगाकर देखते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये रिसर्च फंडिंग के अंतर को साफ साफ दिखाता है। अमेरिका हर साल एआई रिसर्च पर लगभग $30 बिलियन खर्च करता है। चीन 20 बिलियन और इंडिया करीब $1 बिलियन। ये तो लगभग उतना ही है जितना एक आईपीएल सीजन के ऑक्शन में खर्च हो जाता है। अब इस स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए। यहाँ साफ है कि अमेरिका का फोकस एआई फॉर बिजनेस पर है, चीन का एआई फॉर कंट्रोल पर और यूरोप एथिक्स की बात कर रहा है। वहीं इंडिया एआई फॉर ऑल यानी सामाजिक प्रभाव पर काम कर रहा है। इसका मतलब हम इस रेस में पीछे नहीं हैं, हम बस अपनी एक अलग दौड़ दौड़ रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी डेमोक्रेसी और हमारी डाइवर्सिटी। एआई तभी सबसे अच्छा काम करता है जब उसे अलग अलग तरह के डेटा पर ट्रेन किया जाए। और अगर डाइवर्सिटी का कोई उदाहरण चाहिए तो इंडिया से बेहतर डेटा सेट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी एआई तो समझिए जन्म से ही मल्टीलिंगुअल है। और यहीं से ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है, क्योंकि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी अपनी सोच को दिखाता है। पश्चिम एआई को मशीन इंटेलिजेंस के रूप में देखता है, जिसका मकसद है लॉजिक और प्रॉफिट। वहीं इंडिया का नजरिया ह्यूमन ऑगमेंटेशन का है, यानी एआई का इस्तेमाल इंसानी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए हो, जिसका आधार ज्ञान और लोग हों। ये एआई में सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि सिंपैथी और एथिक्स लाने की बात है। और इस सोच की जड़ें हमारी सदियों पुरानी फिलॉसफी में है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है। इसका मतलब है कि अगर एआई बनाना है तो ऐसा बनाइए जो सबके लिए काम करे, सिर्फ कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए नहीं। आज पूरी दुनिया इस बात से डर रही है कि एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा, लेकिन शायद इंडिया दुनिया को ये सिखा सकता है कि एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि रीडिफाइन करेगा। ये हमारी क्षमताओं को एक नई, बेहतर परिभाषा देगा। तो अब सवाल ये है कि अगले 10 सालों में इंडिया एआई की दुनिया में क्या कर सकता है? इंडिया की एआई डेस्टिनी क्या है? रोड मैप बिल्कुल साफ है।
हमें रिसर्च क्लस्टर्स में इन्वेस्ट करना होगा, अपना खुद का कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और एथिक्स और समावेश के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। साथ ही हमें ग्लोबल सहयोग को बढ़ावा देना होगा और अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करके एआई को सिर्फ कोडिंग की तरह नहीं बल्कि एक फिलॉसफी के तौर पर पढ़ाना होगा। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत गहरी है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी निष्काम कर्म। एआई भी तो ठीक यही करता है, बिना किसी इमोशन या अटैचमेंट के अपना काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कृष्ण ने ज्ञान के साथ कर्म करना सिखाया था और एआई ने सिर्फ लॉजिक के साथ कर्म करना सीखा है। तो असली चुनौती एआई बनाने की नहीं बल्कि उसे ज्ञान सिखाने की है। क्या हम एआई को सिर्फ लॉजिक पे चलाएंगे या उसे बुद्धिमत्ता भी देंगे? दुनिया एआई बनाने में लगी है, पर शायद इंडिया का असली रोल एआई को एक दिशा देने का होगा। क्या इंडिया एआई को एक आत्मा दे सकता है? एआई एक आईना है। मशीन हमें रिप्लेस नहीं करेगी, वो हमें रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम लालची हैं तो एआई भी लालच सीखेगी। अगर हम दयालु हैं तो एआई भी करुणा सीखेगी। तो शायद एआई मानवता का अंत नहीं है, बल्कि ये मानवता की आखिरी परीक्षा है। और इस परीक्षा का सवाल सिर्फ एक है, क्या हम अपनी इंटेलिजेंस को अपनी बुद्धिमत्ता के साथ संतुलित कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।